स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो केदारनाथ धाम से जुड़ी एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के कामों की समीक्षा करेंगे। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में सीएम त्रिवेंद्र रावत सचिवालय से इस कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ने वाले हैं, जबकि कामों का ब्यौरा दिखाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह प्रेजेंटेशन देंगे। तो बड़ी खबर आ रही है, आज केदारनाथ धाम के कामों की समीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के कामों की समीक्षा करेंगे और ये जो समीक्षा बैठक होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जो 11 बजे से शुरू होगी। इसमें कहा यह जा रहा है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत सचिवालय से इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो कामकाज का ब्यौरा होगा उसे दिखाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार एक प्रेजेंटेशन देंगे। तो बड़ी खबर आ रही है, आज प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के कामों की समीक्षा करेंगे। आज सुबह 11 बजे ये समीक्षा बैठक शुरू होगी, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 11 बजे से शुरू होने वाली है। दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, केदारनाथ धाम की समीक्षा की बैठक में आज प्रधानमंत्री जुड़ने वाले, किस तरह से कामकाज का वो ब्यौरा लेने वाले हैं और किस तरह से इसको लेकर तैयारी राज्य सरकार की तरफ से की गई है? बिल्कुल लीलू, प्रधानमंत्री मोदी ने जब से केंद्र में सत्ता संभाली और उत्तराखंड में जब 2017 में सरकार आई बीजेपी की, उसके बाद से प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान केदारनाथ पर है। और केदारनाथ जब वो उत्तराखंड आए तब तक उन्होंने केदारनाथ के कामों की समीक्षा की है। केदारनाथ उनकी हाई प्रायोरिटीज पे उत्तराखंड में है कि इस धाम को, जब ये 2013 की आपदा में यहाँ तबाही हुई थी, उसके बाद यहाँ पर पुनर्निर्माण तेजी से हो और धाम को और भी भव्य और दिव्य बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी प्रेजेंटेशन देखेंगे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, इसके अलावा तमाम अधिकारी, डीएम रुद्रप्रयाग मौजूद रहेंगे और सभी लोग प्रधानमंत्री को ये बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले एक साल में जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे 2019 में और अभी 2020 तक, एक साल में वहां पर क्या क्या काम हो पाया है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में केदारनाथ में काम कम हो पाता है और अब मौसम गर्मियों का, इस सीजन में अभी कितना काम वहां पर चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, तो इस सब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो रहेगी कि इस बार कोरोना के संकट में केदारनाथ के कपाट खुले हैं और अभी तक यात्रा शुरुआत नहीं हो पाई है। हालांकि अब देवस्थानम बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि लोकल लोगों के लिए यात्रा खोली जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कंसर्न ये भी रहेगा कि यात्रा किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। बद्रीनाथ धाम को भी खास प्रायोरिटी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चलते, तो दोनों धाम, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, दोनों की व्यवस्थाओं के बारे में आज सारी चीजें जानेंगे। इसको लेके मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बकायदा प्रेजेंटेशन तैयार की है कि वहां पे चाहे शंकराचार्य की समाधि हो, चाहे केदारनाथ में घाट हो, चाहे केदारनाथ में म्यूजियम बनने की बात हो, वहां पर डेवलपमेंट की और बातें हो, वहां पर किस तरीके से सीएसआर फंड से काम हो रहा है, ये सारी चीजें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई जाएंगी। तो उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ी खबर इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने यहाँ आपदा के टाइम मदद की पेशकश की थी, लेकिन उनको रोक दिया गया था यहाँ पर आने से। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी जब सत्ता में आए, तब उन्होंने कहा था कि अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से विकास करेंगे और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। और केदारनाथ में डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में देखने को भी मिला है। तो आज सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। त्रिवेंद्र रावत खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि पिछले एक साल में क्या क्या काम केदारनाथ में हुआ है। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, कहा जा सकता है प्रधानमंत्री की जिस तरह से आस्था है बाबा केदार में और फिर वहां के डेवलपमेंट को लेकर, वो खुद संजीदा रहते हैं इस मामले को लेकर। और ये भी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो धुरी है, अर्थव्यवस्था है, वो पूरी पर्यटन से चलती है। ऐसे में प्रधानमंत्री आज केदारनाथ धाम के कामकाजों की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। ऐसे में जब चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई है दीपांकर, तो इसके लिए कुछ खास तैयारी की गई है इसको लेकर भी कि अगर जब प्रधानमंत्री जुड़ेंगे तो अगर चारधाम यात्रा की शुरुआत की जाती है, खासतौर पर बाबा केदार के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं, तो किस तरह की तैयारी होगी इस कोरोना काल में? क्या इसे भी रखा जाएगा, इस प्रेजेंटेशन में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की इससे पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई है कोरोना को लेके, उसके जो लास्ट चरण था, तीसरे और चौथे चरण में इस बात की बातें आई थी धार्मिक स्थल कैसे खोले जाए, तो उसमें केदारनाथ बद्रीनाथ का जिक्र भी आया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं, कई बार मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह खुद पीएमओ जाकर
प्रेजेंटेशन देख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कंसर्न बहुत हो रहेगा इस बात का आज, और ये सवाल उनका जरूर रहेगा सरकार से कि आने वाले दिनों में जब आप दूसरे राज्यों के लिए खोलने की तैयारी करेंगे केदारनाथ धाम को 30 जून के बाद, तो आपकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किन किन राज्यों से आप लोगों को बुलाने वाले हैं। खासतौर से महाराष्ट्र में हालत बहुत खराब है, गुजरात में एक बड़ा नंबर है, दिल्ली में बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है, तो वहां से लोगों को इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, किन राज्यों से जहां पर अभी लो लोड है कोरोना का वहां से किस तरीके से बुलाएंगे, यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरीके से करेंगे, क्योंकि रुकने की व्यवस्थाएं बेहद कम है अभी केदारनाथ में। आप अगर एक दिन में 10,000 लोग पहुंच जाए तो उनके रुकने की भी व्यवस्थाएं वहां पर नहीं हो पाएंगी कोरोना के हालात को देखते हुए। तो प्रधानमंत्री का एक कंसर्न जरूर रहेगा। और सबसे खास बात यह है कि 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ केदारनाथ धाम वो धाम है जो 6 महीने जिसके कपाट खुलते हैं। तो 6 महीने की यात्रा में ही तमाम लोगों का रोजगार कारोबार उससे जुड़ा हुआ है। लगभग 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। अब बरसात आ जाएगी और बरसात के दौरान कोई बड़ा काम वहां पर होता नहीं, यात्रा वैसे ही शिथिल होती है। तो उसके बाद बचता है फिर बिल्कुल। तो केदारनाथ धाम के कामकाज की समीक्षा तो करेंगे ही, साथ ही 4 धाम यात्रा की अगर शुरुआत होती है तो किस तरह से पूरी सजगता के साथ और एहतियात के साथ 4 धाम की यात्रा शुरू की जाए, आज इस पर भी प्रधानमंत्री की नजर रहेगी और इस समीक्षा बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा की शुरुआत कर दी गई है और राज्य के लोग चारों धामों में जाकर दर्शन कर सकेंगे। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ ने इसका आदेश जारी कर दिया है, यानी आप उत्तराखंड के लोग चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि 30 जून तक तय संख्या में ही भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम में हर दिन 1200, केदारनाथ धाम में हर दिन 800, गंगोत्री में 600 तो यमुनोत्री में हर दिन अधिकतम 400 लोग दर्शन कर सकेंगे। हालांकि दूसरे राज्यों से लोगों के आने पर और दूसरे राज्यों के दर्शन पर पूरी तरह से रोक होगी। साथ ही ये गाइडलाइंस फिलहाल 30 जून तक ही लागू होगी, उसके बाद नई गाइडलाइंस आएगी। तो किस तरह से 4 धाम यात्रा की शुरुआत स्थानीय लोगों के लिए तो कर दी गई है, उत्तराखंड वासियों के लिए कर दी गई है और इसको लेकर कहा गया है कि 30 जून को अब नई गाइडलाइन आएगी। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि बाहर के राज्यों से लोग यहां पर दर्शन पूजन के लिए आ सकते हैं कि नहीं। साथ ही साथ जो राज्यों के लोग भी वहां पर पहुंचेंगे उनकी संख्या को भी नियत कर दिया गया है, बता दिया गया है कि कितनी कितनी संख्या में कितने लोग किस किस धाम में पहुंचने वाले हैं और इस दौरान जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और बद्रीनाथ धाम की गाइडलाइंस की बात की जाए तो यहां पर एक दिन में कुल 1200 लोग ही अधिकतम दर्शन कर सकेंगे और हर घंटे में 120 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे, यानी कुल 10 घंटे ही दर्शन का वक्त होगा। और उसके अलावा मंदिर के अंदर एक यात्री को दर्शन के लिए 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। सभा मंडप में भक्त विशेष पूजा नहीं कर पाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए फ्री टोकन की व्यवस्था की जाएगी और एक यात्री को एक बार में अधिकतम 3 टोकन ही दिए जाएंगे। तो इस तरह से बद्रीनाथ धाम की गाइडलाइंस तय की गई है, जहां पर 1200 लोग दर्शन कर पाएंगे और किस तरह से दर्शन से पहले उनको क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा वो भी इस गाइडलाइंस में तय किया गया है। और अब केदारनाथ धाम की बात की जाए तो भक्तों के लिए यहां पर भी गाइडलाइंस की जारी की गई है। बाबा केदार के धाम में एक दिन में अधिकतम 800 भक्त दर्शन कर सकेंगे। एक घंटे में 80 भक्तों को दर्शन की इजाजत होगी। मंदिर में यात्री को दर्शन के लिए करीब 1 मिनट का समय दिया जाएगा और यहां भी यात्री फ्री टोकन से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ धाम में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ही दर्शन हो सकेंगे। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, 4 धाम यात्रा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन स्थानीय लोग, खासतौर पर उत्तराखंड के लोगों के लिए हो गई है। किस तरह की व्यवस्था की गई है? जो लोग वहां पर जाएंगे उनके लिए कितना सेफ होगा इस कोरोना काल में, और मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी? देखिए नीलू, जो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ने कल जो आदेश जारी किया है कि 30 जून तक स्थानीय स्तर पर 4 धाम यात्रा को शुरू किया जा सकता है, ये फैसला अभी जिलों में जाएगा और जिलों में डीएम इसका निर्धारण करेंगे कि कब से इस व्यवस्था को लागू किया जाए। कल देर शाम ये फैसला आया और ये
आज ये जिलों में पहुंचेगा और आज जिलाधिकारी संबंधित डीएम, चाहे वो रुद्रप्रयाग के हों, चाहे चमोली के हों, चाहे उत्तरकाशी के हों, आज वो बैठक करेंगे, इस बात की समीक्षा करेंगे कि जो चारधाम यात्रा खोली जानी है उसका स्वरूप क्या होगा, उसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि आज से ये चारधाम यात्रा शुरू नहीं होने वाली, क्योंकि जिलों में अपने सिरे से डीएम एक बार फिर से जो राज्य की जो एसओपी जारी की गई है उसके मद्देनज़र वो गाइडलाइन जारी करेंगे, उसके बाद चारधाम यात्रा शुरू होगी। इसमें भी एक बड़ा तकनीकी पेंच है नीलू, कि जिस तरह से ये बात कही गई है कि बद्रीनाथ में 1200 यात्री जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, केदारनाथ में 1200 यात्री जाएंगे, बद्रीनाथ में 800 यात्री जाएंगे, गंगोत्री में 600, यमुनोटेश्वर में 400 यात्री जाएंगे। तो एक प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा कि वो किस तरह से इन चीज़ों का निर्धारण करेगी। उसमें बहुत सारे नियम बड़े टेक्निकल पेंच वाले हैं कि आपको 2 यात्रियों के बीच 2 मीटर की दूरी होगी, मंदिर में 1 घंटे में केवल 150 के आसपास ही यात्री लाइन पर खड़े हो पाएंगे। आप जब मंदिर के दर्शन करने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर जाएंगे तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, क्या इसकी व्यवस्था होगी, जो टोकन प्रणाली है, जो यात्रियों को टोकन दिया जाएगा, उस टोकन प्रणाली का सिस्टम क्या होगा, कैसे आप निर्धारित करेंगे कि अगर उत्तरकाशी अच्छा सुनील, ये बताइए, ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा इतनी जल्दी शुरू नहीं होने वाली है, क्योंकि आप समीक्षा डीएम को करनी होगी जो तमाम जिले हैं उनको लेकर कि किस तरह से नियम कानून का पालन कराया जाए और किस तरह से। लेकिन उत्तराखंड में भी कोरोना के बहुत सारे मामले हैं और कुछ जिले तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। क्या उनको लेकर भी कोई गाइडलाइंस इसमें जारी की गई है कि जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं वहां के लोग ना जाएं चारधाम यात्रा पर? क्या इस पर भी समीक्षा होगी डीएम की तरफ से? देखिए नीलू, जो अभी आदेश निकला है उसकी अगर हम उसकी स्टडी करें तो उसमें ये नजर आता है कि अभी प्राथमिक तौर पर अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो उसमें चमोली जिले के ही नागरिक वहां पर जा पाएंगे। जैसे केदारनाथ है वहां पर रुद्रप्रयाग के लोग, और गंगोत्री और यमुनोत्री में स्थानीय लोगों को यह भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर 30 जून के बाद आप चारधाम यात्रा खोलते हैं तो जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर तब तक आ जाएंगी और आपके पास एक प्रैक्टिकली ये भी हो जाएगा, आपके पास एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि किस तरह से चारधाम यात्रा को आप आगे संचालित करेंगे। क्योंकि जब चारों धामों के कपाट खुले तो कोरोना काल शुरू हो चुका था, यहाँ पर लॉकडाउन था, तो आनन फानन में वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई वो अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। चाहे होटलों की व्यवस्थाएं हो, चाहे सड़कों की व्यवस्थाएं हो, चाहे बिजली और पानी की व्यवस्थाएं हो, तो इस अनुरूप वहां पर अभी नहीं है कि वहां पर आप हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यात्रियों को ठहरा सके। जो होटल मालिक हैं वो अभी धामों में नहीं पहुंचे हैं, उनको अपने होटल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है। क्योंकि चारों धामों में शीतकाल में जब बर्फबारी होती है तो जो वहाँ पर होटल हैं, जो अन्य स्ट्रक्चर वहाँ पर है, उसे बड़ी क्षति वहाँ पर पहुँचती है। तो उसको अभी व्यवस्थित करने का भी एक समय होगा 30 जून तक का। तमाम होटल मालिकों के पास, अन्य लोगों के पास जो वहाँ पर रहते हैं, तो उनके पास एक समय भी होगा कि वो 30 जून तक अपनी तैयारियों को अपडेट कर लें और उसके बाद अगर यात्रा खुलती है तो प्रशासन के पास एक अनुभव होगा आज से और 30 जून तक के बीच का कि वो किस तरह से अपनी व्यवस्थाओं को मैनेज करे, किस मंदिर में दर्शन कराए। तो दिया गया है, तो इसीलिए इसमें व्यवस्था रखी गई कि फिलहाल अभी स्थानीय स्तर पर ही लोग मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे और 30 जून के बाद एक बार फिर इस डिसीजन की समीक्षा होगी कि किस तरह से ये अनुभव रहा, उसके बाद आगे का रोड मैप। बिल्कुल, तो एक तरह से कोशिश ये की जाएगी कि इस दौरान जो स्थानीय लोग भी पहुंचते हैं उनको लेकर जो व्यवस्थाएं होंगी वो आगे जो बाहर से, जब बाहरी राज्यों से भी लोग आने लगेंगे तो उन व्यवस्थाओं को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको लेकर भी एक एक्सपीरियंस देवस्थानम बोर्ड पर आ जाएगा और वो अच्छे तरीके से व्यवस्था कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर गंगोत्री नेशनल पार्क में एक हिम तेंदुए की मौत हुई है। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, लेकिन अभी तक हिम तेंदुए की मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। दुर्लभ हिम तेंदुआ नेलांग घाटी में मृत पाया गया है। तो डॉक्टर्स इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, लेकिन अभी तक हिम तेंदुए की मौत की वजह का पता वो नहीं लगा पाए हैं। हम आपको बता दें, दुर्लभ हिम तेंदुआ नेलांग घाटी में मृत पाया गया है।
और देहरादून से बड़ी खबर है, यहां पर बीजेपी संगठन में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी पद से हटाए गए अजेंद्र अजय प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन को सौंपा गया है दायित्व। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने यह आदेश जारी किया है। तो देहरादून से बड़ी खबर है, यहां पर बीजेपी संगठन में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी पद से हटाए गए हैं अजेंद्र अजय और उनकी जगह प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन को सौंपा गया है यह दायित्व। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस बात का ऐलान किया है। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर बीजेपी संगठन में बड़ा उलटफेर किया गया है। हम आपको बता दें, पहले प्रदेश मीडिया प्रभारी थे अजेंद्र अजय, उनको उनके पद से हटा दिया गया है और अब प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन को ये दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस बात के आदेश दिए हैं। तो एक बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है बीजेपी में, जहां पर जो वर्तमान मीडिया प्रभारी थे उनको पद से हटाया गया है अजेंद्र अजय को और उनकी जगह प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन को ये दायित्व सौंपा गया है। सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है? बिल्कुल नीलू, और ये डिसीजन भी अचानक सामने आया कि कल शाम अचानक से एक आदेश वायरल होने लगा कि जो भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं अजेंद्र अजय, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है, उनकी काम करने की इच्छा नहीं है। ये पत्र था प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का। जब उनसे पूछा गया कि ये बंशीधर भगत से कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई, क्या ये पत्र आपके आदेश से जारी हुआ है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनका कहना था कि जो अजेंद्र अजय है वो दिलचस्पी नहीं है उनकी मीडिया प्रभारी के पद को संभालने में और उन्होंने अनिच्छा जाहिर की है। इसके बाद उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और पार्टी के जो पूर्व मीडिया प्रभारी रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन को ये जिम्मेदारी फिलहाल सौंपी गई है नए मीडिया प्रभारी के नियुक्त होने तक। लेकिन दूसरी ओर जब हमने इस संबंध में अजेंद्र अजय से बातचीत की, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनको जो मीडिया प्रभारी का पद है उससे हटा दिया गया है। उनको बाद में जब व्हाट्सएप ग्रुप में और तमाम सोशल मीडिया साइट पे ये चीज वायरल होने लगी, उसके बाद अजेंद्र अजय को इस बात की जानकारी मिल पाई कि उनको प्रदेश मीडिया प्रभारी पद से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के अंदर की एक अंतर्कलह जो है वो सामने आ गई है। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और जंगलों को गर्मियों में झुलसा देने वाला पिरूल अब उत्तरकाशी में रोजगार का बड़ा जरिया बनने जा रहा है। वन विभाग ने पिरूल इकट्ठा करने की इजाजत दे दी है और अब पिरूल से बिजली बनाकर ग्रिड से जुड़ी जाएगी। गर्मियों के सीजन में पहाड़ के जंगल आग में धधकते रहते हैं और इस आग की सबसे बड़ी वजह है पिरूल। चीड़ की एक कांटेदार पत्तियां गिरकर सूख जाती हैं और आग में घी का काम करती हैं। पिरूल की वजह से न सिर्फ आग लगने का खतरा बढ़ता है, साथ ही उस जगह पर अन्य जंगली वनस्पतियां भी खत्म हो जाती हैं। मगर अब यही पिरूल रोजगार का बड़ा साधन बनने जा रहा है। पिरूल से बायोमास के जरिए बिजली उत्पादन की पूरी तैयारी हो चुकी है और जंगलों से पिरूल उठाने के लिए ग्रामीणों को मंजूरी भी मिल गई है। पिरूल से बिजली बनाकर उसे ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जो रोजगार तो बढ़ेगा, साथ ही साथ अपशिष्ट से बनने वाला कोयला स्थानीय लोगों के लिए ईंधन का भी काम करेगा। पिरूल खरीदेंगे और जितना ये खरीदेंगे उस पे एट द रेट ऑफ ₹1 प्रति किलो के हिसाब से हम उन्हें पैसा देंगे। रोजगार बढ़ेगा और एट द सेम टाइम जो जंगल की आग है वो काफी कम होगी इस इनिशिएटिव से। वन विभाग ग्रामीणों से ₹1 प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदेगा और ग्रामीण कितने भी किलो पिरूल वन विभाग को बेच सकेंगे। अब इससे स्थानीय लोगों की जेब में पैसा तो आएगा, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं वहाँ पर उनको एक रोजगार का भी अवसर मिलेगा और दूसरा वहीं पर हमारी जो बिजली की आपूर्ति, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। खुशी है कि जंगल बचाने के लिए, जंगल को खासकर आग से बचाने के लिए यदि हम पिरूल को इकट्ठा करके उससे बिजली बना सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और इससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे जो है हमारे कोई न कोई जो गांव की जो बहनें और नौजवानों को इससे रोजगार मिलेगा। लंबे समय से पिरूल से बिजली बनाने की योजनाएं बन रही थी, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही उत्तरकाशी में योजना परवान चढ़ेगी और पहाड़ में लोगों को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही साथ जंगलों की संजीवनी बूटियां भी बच सकेंगी। मुकेश जगमोहन, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी।
और कोरोना संकट के दौरान किसानों ने फसल इस बार बाजार की मांग के अनुसार जरूर पैदा की, लेकिन फसल इस बार लेट होने से नुकसान दिख रहा है। नैनीताल के पर्वतीय इलाकों में किसानों ने आलू बीज महंगा होने और बाजार में खपत कम होने से ब्रोकली, मूली, शिमला मिर्च, बीन्स की फसल पैदा की, मगर बारिश से फसल पहले तो लेट हो गई और जो खेत में है उसका भी नुकसान होने लगा है। लॉकडाउन में बाजार नहीं मिलने से किसान परेशान हैं, तो मंडी आने जाने की भी दिक्कत अब किसानों को बनी हुई है। लॉकडाउन के चलते इस बार खासा समस्या पहाड़ के किसानों को उठानी पड़ी है। हालांकि अब बारिश लगातार हो रही है तो आलू की जो खेती है उस पर दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं कि आलू की खुदाई लगातार कुछ इस कदर से कई स्थानों पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हो रहे हैं और बाजार इसको भेजा जा रहा है। सर, किस तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि बाजार तो इस बार बहुत कम मिल रहा है? आज में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बारिश है और मार्केट में आलू का जो है लोकल लोग ही उठा रहे हैं। होटल अगर बंद हैं, टूरिस्ट ना आने के कारण भी आलू का रेट कम चल रहे हैं। इस बार अगर देखा जाए तो राणा जी, आलू तो है लेकिन लोगों ने अपनी खेती को बदला है, आलू के बजाय अन्य सब्जियों की तरफ गए हैं। क्यों? ये जो बीमारी आई है इस वजह से लोगों ने थोड़ा अपनी खेती में परिवर्तन किया है। जैसे हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर मूली बोई जाती थी, तो इस बार लोगों ने सब्जी का करा है, जैसे बैगन हो गया, ब्रोकली हो गई, सगिया मिर्च हो गई, इन चीज़ों का रोपण करा है इस बार। तो ये कह सकते हैं कि सरकार से जो मुआवजे की मांग किसान लगातार उठा रहे हैं, सरकार इनकी सुने ताकि जो किसान है उसको उचित मूल्य फसल का दिया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।